आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग घटना की। 3 से ज्यादा लोग अगर कहीं दिखे तो अंग्रेज उसको गोली मार देगा। लगभग 20,000 आदमी जमा होकर सभा कर रहे होते शांतिपूर्ण ढंग से। फायर, और जैसे ही फायर का आदेश आता है गोलियां चलने लगती है धड़ाधड़, और बहुत खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। सब आगे आके खड़ा हो जाते हैं और धाए धाए गोली चलता है। और वहीं बाग में एक कुआं रहता है, ठीक है। उस कुआं में सैकड़ों लोग कूदने लगते हैं और वो कुआं में उस दिन 120 लाख भर जाता है। लगातार 10 मिनट से ऊपर गोलियां चलता है और 1500 से 2000 लोगों का मौत हो जाता है। ये बहुत ही भयानक मंजर था। वहां की खून से भरी मिट्टी को उठाते हैं और कसम खाते हैं कि इस जलियांवाला बाग का बदला लेंगे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, ये सब इसी घटना के कारण। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग घटना की, जो भारत का सबसे शर्मसार घटनाओं में से एक है। भारत में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारी क्रांतिकारियों ने यह कसम खा लिया था कि इस जलियांवाला बाग घटना के बाद अंग्रेजों को बहुत जल्दी अपने भारत से खदेड़ देंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है, इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, अंग्रेज अचानक निहत्थे लोगों पर वार क्यों कर देते हैं, इन सारी घटनाओं को हम जानेंगे। अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा 19 मार्च 1919 में रॉयल एक्ट लागू किया जाता। कानून, रॉयल एक्ट कानून बहुत ही खतरनाक कानून था, क्योंकि इसमें जनता लोग को कभी भी पकड़ के किसी को भी ठूस सकता था जेल के अंदर अंग्रेज सब। तो उसके वजह से 19 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट लागू किया गया। 30 मार्च 1919 को इसका पहला विरोध होता है, जिसका नेता रहते हैं स्वामी श्रद्धानंद। यह बहुत बड़ा विरोध होता है, जिससे कि अंग्रेज थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं और वह चाहते हैं कि इसमें से कुछ लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दे। दूसरा जो है, गांधी जी भी इसका विरोध करते हैं। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं। देशव्यापी हड़ताल क्या होता है कि हम तब तक हड़ताल रखेंगे जब तक इस कानून को अंग्रेज वापस नहीं लेता है, रॉयल एक्ट वाली कानून को। उसके बाद गांधी जी को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लेता है। बोलता है कि तुम बहुत बड़ा नेता बनता, चल तोरे गिरफ्तार करते। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता 8 अप्रैल 1919 को। उसके बाद सत्याग्रह का केंद्र रहता है पंजाब, यानी ये जो पूरा सत्याग्रह चलता है रॉयल एक्ट के विरोध में, इसका मुख्य केंद्र जो है वो पंजाब रहता है। तो पंजाब में उस समय 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल 9 अप्रैल 1919 को आंदोलन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके। तो क्या किया जाता है, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लेता, जिसके कारण लोग पूरा उपद्र हो जाते हैं। और अगले दिन ही 10 तारीख को जो अंग्रेज सेना रहता है और जो भारतीय सेना रहता है, उन दोनों में पूरा युद्ध होने लगता है। बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक उसके दौरान मारे जाते हैं, भारतीय भी मारे जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना ज्यादा मारे जाते हैं, जिसके वजह से मार्शल कानून लागू कर देता है। 3 से ज्यादा लोग अगर कहीं दिखे तो अंग्रेज उसको गोली मार देगा, उठा के ले जाएगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा, जेल में डाल देगा, गोली मार देगा, जो इच्छा करेगा वो करेगा अपने मन से। विद्रोह हुआ था और शाम को ये कानून लागू किया, और अगले दिन से 11 अप्रैल से पूरे देश में इसको मानना जरूरी था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार रहता है, और रॉयल एक्ट का विरोध के लिए सब अमृतसर, वहां पे अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर से पूजा करते हैं। पूजा करके सब एक बाग में जमा होते हैं, जिस बाग का नाम रहता है जलियांवाला बाग। इसमें लगभग 20,000 आदमी जमा होकर सभा कर रहे होते शांतिपूर्ण ढंग से कि हमारे नेता जो है, हमारे पंजाब के मुख्य नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। वो लोग तो शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि रॉयल एक्ट को नहीं मानेंगे। ये इस प्रकार का कानून था, काला कानून इसे कहा जाता था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, इसी कारण गांधी जी 6 अप्रैल को इसका विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी को 8 अप्रैल को घुसा दिया जेल के अंदर। तो इसका मुख्य केंद्र तो पंजाब था। तो पंजाब में जब ये 9 अप्रैल को बहुत सारे लोगों को लेकर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल विरोध कर रहे थे, तो दोनों को उठा के डाल दिया। इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग के अंदर 90 सैनिक 2 टैंक के साथ आते हैं और इस जलियांवाला बाग के अंदर घुसते हैं, और मात्र 30 सेकंड के बाद ये आदेश दे देते हैं। आदेश देने वाले व्यक्ति होते हैं जनरल डायर। वो बोलते हैं फायर, और जैसे ही फायर का आदेश आता है गोलियां चलने लगती है धड़ाधड़, और बहुत खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। सब आगे आके खड़ा हो जाते हैं
और धाए धाए गोली चलता है, सब एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, गोली लगती है। और वहीं बाग में एक कुआं रहता है, ठीक है, उस कुआं में सैकड़ों लोग कूदने लगते हैं और वो कुआं में उस दिन 120 लाश भर जाता है। लाशों से जब कुआं भरने लगता है तो कुआं के पीछे छिपते हैं, वो टैंक का जो है बारूद उससे भी लोगों पे हमला करते हैं। अगर कोई बाउंड्री जो रहता है 8-9 फीट का, उसको चढ़ के भागना चाहते हैं तो उस बाउंड्री पर भी गोली से प्रहार किया जाता है। बाउंड्री पर गोली लगता है और वहां से गिर जाते हैं लोग। बाउंड्री को अगर पार कर जाते हैं तो कूदने के दौरान भी बहुत सारे लोगों का मौत होता है। इस प्रकार लगभग 10 मिनट से ऊपर उस दिन लगातार 1600 राउंड गोलियां चलती है, लगभग 1600 राउंड। ये बहुत ही भयानक मंजर था। इस मंजर के चलते बहुत सारे लोग उपद्र हो जाते हैं। पता है, अगर वो जिस समय जाने लगते हैं, जनरल डायर अपने सेना को आदेश देते हैं कि अब चलना चाहिए, उससे पहले यहाँ पे लगभग 1500 से 2000 लोगों का मौत हो जाता है। और कोई किसी को अगर वो खड़ा देखते हैं कि आज मरा है तो उस पर भी गोलियां चलाते हैं। 1-1.5 महीने के बच्चे का मौत हो जाता है इस जलियांवाला बाग में। बहुत सारी महिलाओं का मौत हो जाता है, नवयुवक का मौत होता है, बुजुर्ग का मौत होता है। उसके बाद ये जो है यहाँ से चले जाते हैं तो इसमें एक लड़का रहता, 19-20 साल का, नाम रहता उधम सिंह, जो लाशों को उठा उठा के बाहर करता है। 20,000 लोग था तो 1,500 से 2,000 लोग मरे थे, बहुत सारे घायल थे। तो जो बचा था उस लाशों को उठा के बाहर फेंक ले जाते हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार करना है। और पता है उस समय ये कानून लागू था, कौन सा कानून? मार्शल कानून, जिसमें 3 लोग से ज्यादा बाहर नहीं हो सकते। तो डर से लोग किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे कि ज्यादा लोग जाएंगे तो अंग्रेज फिर से गोली पे प्रहार नहीं करे, इतना डर गया था। इसी घटना के बाद भगत सिंह अगला दिन, उस समय भगत सिंह छोटे रहते हैं, ठीक है, 12-13 साल के, और उस समय भगत सिंह यहाँ पे आते हैं। अपने स्कूल में इस जानकारी मिलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो स्कूल से वो पैदल चले आते हैं। 12 मील की दूरी पर रहता है ये घटना, और 12 मील पैदल चले आते हैं। वहां की खून से भरी मिट्टी को उठाते हैं और कसम खाते हैं कि इस जलियांवाले बाग का बदला लेंगे। वहीं भगत सिंह कसम खाते हैं और भगत सिंह भी इसके बाद क्रांतिकारी बन जाते हैं और वो उसी दिन सोच लेते हैं कि इन अंग्रेजों से देश को आजाद कराएंगे। उसी के बाद चंद्रशेखर आजाद भी इस घटना से बहुत प्रभावित होते हैं। वो बोलते हैं कि अब अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, ये सब इसी घटना के कारण तैयार होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जलियांवाला घटना के बारे में पूरा शुरुआत से अंत तक अच्छे तरीके से पता चला होगा।